हेलो, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका गुरुजी उत्तराखंडी पे। तो जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, हम आज बात करने जाएंगे व्हाई इंडिया इज़ एट द सेंटर स्टेज ऑफ जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, इंडिया जो है इस समय, जब से ये यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई है, यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, रशिया ने इसको मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया है, डीनाजीफिकेशन नाम दिया है, जो भी नाम दिया है, हकीकत में तो ये प्रॉपर वॉर है। तो आपने देखा होगा जब से ये हुआ है तब से अलग अलग यूरोपियन कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर, NSA वगैरह सब इंडिया में आए थे, भर भर के आए थे। इधर से आप देखेंगे चाइना का बंदा भी आया था फॉरेन मिनिस्टर, रशिया का सर्गेई लेवरोव भी आए थे। ठीक है, तो इस समय आप देखोगे तो पूरी दुनिया में मोटे तौर पे दो ब्लॉक हैं, USA, यूरोपियन यूनियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और भी हैं, ये मोटे तौर पे बता रहा हूँ, जो कि अगेंस्ट हैं इस समय रशिया के, और चाइना भी आप ले सकते हो। और एक ब्लॉक है आपका, देखो, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान, ये अगेंस्ट है USA के। तो यहाँ पे सिंपल सी जियोपॉलिटिक्स ये बोलती है कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए कोई भी दो लोग हमेशा के लिए दोस्त नहीं होते और ना ही हमेशा के लिए दुश्मन होते हैं, परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है, तो रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान, ये लोग साथ क्यों हैं? इनका एक कॉमन फैक्टर है कि अगेंस्ट किसके हैं? USA के हैं। और ये लोग USA, यूरोपियन यूनियन, जापान और ऑस्ट्रेलिया मोटे तौर पे, और भी हैं इसमें, तो ये लोग अगेंस्ट, ये लोग साथ क्यों हैं? क्योंकि ये अगेंस्ट हैं, शुरू में चाइना के अगेंस्ट थे, अब जो है इन्वेजन के बाद रशिया के अगेंस्ट हो गए, चाइना के भी अगेंस्ट हैं। तो ये दो ब्लॉक बन चुके हैं कि क्योंकि एक ब्लॉक रशिया के अगेंस्ट है, एक US के अगेंस्ट है। अब मज़े की बात देखो, आपस में इनमें भी सहमति नहीं है। पता है कैसे? ये देखो, यहाँ पे ठीक है ये लोग सब साथ हैं, बट ऑकस की डील हुई थी जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और USA मिलके 12 न्यूक्लियर सबमरीन देने वाले हैं। किसको? ऑस्ट्रेलिया को, यानी कि ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, UK और US, UK और US मिलके सबमरीन देंगे। किसको? ऑस्ट्रेलिया को, न्यूक्लियर सबमरीन। बट उससे पहले ये डील किसके साथ चल रही थी? किसके साथ चल रही थी? फ्रांस के साथ ये डील चल रही थी, बट फ्रांस को बैक स्टेप किया गया। ठीक, और ये डील चली गई किसके पास? USA के पास। तो फ्रांस जो है भाई इससे बहुत खफा था, उसने अपने एम्बेसडर वगैरह बुला लिए थे। बाद में ठीक है, ऑन पेपर, ऑन ग्राउंड, आप ऑन पेपर चीज़ें भले सही होगी, लेकिन ऑन ग्राउंड उतनी अच्छी है नहीं। और यूरोपियन यूनियन के अंदर दो सबसे बड़ी ताकत जो पूरे यूरोपियन यूनियन को चलाती हैं, उसमें एक है आपका फ्रांस और दूसरा है आपका जर्मनी। फ्रांस अब ये चाहता है, क्या चाहता है? कि यूरोपियन यूनियन की अपनी अलग फॉरेन पॉलिसी हो जिसमें USA का कोई रोल नहीं होना चाहिए। फ्रांस ये चाहता है, दोबारा से सुनिए, यूरोपियन यूनियन की अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो जिसमें USA का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। ऑलमोस्ट जर्मनी भी इसी स्टैंड पे है, बट उतना खुल के नहीं बोलता है। और आप जर्मनी को देखेंगे तो उसका 40% नेचुरल गैस कहाँ से आता है? रशिया से, तो वो रशिया को बाइकआउट नहीं कर सकता है। मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया कि ये जो पूरी की पूरी यूक्रेन की वॉर चल रही है, इसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है? यूरोप से ही आ रही है। यानी कि यूक्रेन जो है यूरोप का हिस्सा है, उसके अंदर जो लड़ाई चल रही है उसको फंड कौन कर रहा है? यही लोग कर रहे हैं। तो आप यहाँ तो देखो, अगेंस्ट चाइना और यूरोप में मैंने एक साथ लिखा है EU को और USA को, बट फ्रांस यहाँ पे जो है अलग राह पे है। उसने अभी तक रशिया को ये नहीं बोला है कि आप गलत कर रहे हो या ये कर रहे हो, आपस में बातचीत करो, ये फ्रांस का मानना है, स्टेटमेंट है। इंडिया की भी यही स्टेटमेंट है, बट अगर इनकी स्टेटमेंट देखोगे USA की, जापान की, ऑस्ट्रेलिया की, तो ये तो सीधा इसमें है कि भाई आर पार करना है। अब देखो, ये लोग रशिया को पता है क्या बनाना चाहते हैं? पराया स्टेट। पराया स्टेट का मतलब होता है कि पूरी दुनिया से काट दो। दो चीज़ें होती हैं जब झगड़ा चलता है ना, तो वहाँ पे दो ही चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि आप सामने वाले के साथ बैठ के बात करो, और दूसरा ये होता है कि उसको पूरी बिरादरी से बेदखल कर दो। अब जब आप बिरादरी से बेदखल करना शुरू करोगे ना, तो उसके पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं, वो तो फिर कुछ भी कर लेगा। ठीक है, बट अगर आप उसको बिरादरी में रखो, बात करते रहो, तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। ये फ्रांस का भी मानना है, इंडिया का भी मानना है, और भी लोगों का मानना है। बट USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और जो अलग EU हैं, खासकर पोलैंड वगैरह हो गए, उनका मानना है कि इसको बिरादरी से काट दो, सब कुछ ख़त्म कर दो।
अब भाई जो रशिया है उसके पास इतना बड़ा भंडार है, किसका, तेल का, गैस का, डिफेंस मार्केट है, आप उसके पूरे वर्ल्ड से कट नहीं कर सकते हो, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। शॉर्ट टर्म के लिए आपने कर दिया ठीक है, लॉन्ग टर्म में आप देख रहे हो कितने देश बर्बाद होना शुरू हो गए हैं। अफ्रीका के अंदर भुखमरी फैल गई है क्योंकि अकेले रशिया और यूक्रेन मिलके पूरे विश्व का 1/3 गेहूँ जो है एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो होने को तो ये लोग साथ में हैं, बट हकीकत में क्या है, आपस में भी दिक्कत है। अब वही दिक्कत मैं आपको यहाँ बताता हूँ, इंडिया भी आएगा, लास्ट में मैं लाऊंगा इंडिया को। यहाँ पे देखो रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान। चलो नॉर्थ कोरिया को तो साइड कर दो, नॉर्थ कोरिया को चाइना यूज़ करता है अगेंस्ट जो है किसके, जापान के, इनडायरेक्टली यूएसए के, क्योंकि जापान और साउथ कोरिया के अंदर यूएसए की फोर्स है। तो रशिया है तो चाइना के साथ, बट हकीकत में उसको दिक्कत पता है क्या है, जो सेंट्रल एशियन कंट्री हैं, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब जो कंट्रीज़ हैं, स्ट्रेटेजिक पोजीशन इनकी आप देखिए, इंडिया के ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर पूरे का पूरा ये सेंट्रल एशियन कंट्री है। इस तरफ आपका यूएसए है, सॉरी इस तरफ आपका एशिया है, और यहाँ पे जो है आपका रशिया और यूरोप है। यानी कि एशिया और यूरोप को ऊपर से जो है जोड़ता है, कौन जोड़ता है, सेंट्रल एशियन कंट्री। और सेंट्रल एशियन कंट्री एक हिसाब से बैकयार्ड है किसका, रशिया का। जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था तो उसमें से टूटे थे सेंट्रल एशियन कंट्री, समझ में आ गई बात। तो रशिया नहीं चाहता कि सेंट्रल एशियन कंट्री में चाइना की डोमिनेंट हो। उसके बाद आप देखिए इनके पास क्या है, यूरेनियम है, गैस है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन है इनके पास। तो ये पोजीशन रशिया किसी भी हालत में चाइना को नहीं देना चाहता, इसलिए रशिया और इंडिया दोनों मिलके इस इलाके में डेवलपमेंट करना चाहते हैं ताकि हमारा वहाँ पे प्रभाव बना रहे। तो इस ब्लॉक में आप देखो, रशिया को ज़रूरत है इंडिया की, बिल्कुल है। तभी मैंने यहाँ पे देखो ये लिखा है, रशिया और इंडिया मिलके जो है आपका सेंट्रल एशियन कंट्री में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि रशिया और इंडिया की अपनी पुरानी एक अच्छा से दोस्ती है, तो भरोसा भी है। लॉन्ग टर्म में ये दोस्ती नहीं चलेगी चाइना और रशिया, क्योंकि किसी के अगेंस्ट में आप अगर दोस्त बने हो ना तो नेचुरल अलाइन नहीं, आने वाले टाइम में टूटता है। तो यहाँ से देखो रशिया बिल्कुल चाहता है इंडिया के साथ आना, बिल्कुल आना चाहता है। और इधर से जब आप देखोगे तो फ्रांस, मैंने आपको बताया ना ऑकस डील हुई है, तो आपस में इनकी भी खार हो रखी है फ्रांस और यूएसए की, तो यहाँ पे फ्रांस भी आना चाहता है, ठीक है। ऊपर से यूएसए भी चाहता है। यूएसए इसलिए चाहता है, देखो कोल्ड वार के टाइम में क्या हुआ था, पाकिस्तान को प्यादा बनाया गया था, किस लिए, रशिया अफगानिस्तान में इन्वेड ना कर दे और आपका अरेबियन सी में उसका खुल ना जाए रास्ता, तो पाकिस्तान को प्यादा बनाया गया। अब वही सेम कहानी रिपीट हो रही है इंडिया के लिए। यूएसए चाहता है कि इंडिया भाई उसका हर एक बात माने और चाइना के अगेंस्ट में जाए। आने वाले टाइम में हम जाएंगे नहीं जाएंगे अलग बात है, लेकिन दिक्कत आई तो जाएंगे, लेकिन अपने हिसाब से जाएंगे, किसी कहने पे नहीं जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखो यूएस की हेजेमनी डाउन हो रही है, अफगानिस्तान से विड्रॉल हुआ बेकार, वहाँ पे सारे यूरोपियन यूनियन के देश नाराज हुए। उसके बाद यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, वहाँ पे यूएसए कुछ नहीं कर पाया। अब ताइवान का किला ढह गया, तो यूएस वाकई में बर्बाद है, ख़त्म है। तो यूएसए इंडिया को इसलिए चाहता है कि चाइना को क्या करा जाए, कंट्रोल किया जाए। अब हम यहाँ पे आप देखो रशिया को नहीं छोड़ सकते, क्यों, ऑयल गैस और पूरे का पूरा उसका सेंट्रल एशियन का जो है कनेक्शन है आपका किससे, इधर एशिया है इधर यूरोप है, पूरा कनेक्ट करता है। और उसके बाद उनके पास जो है डिफेंस वेपन भी है, चलो वो तो हम आने वाले टाइम में बना लेंगे, लेकिन हमारी एक पुरानी स्ट्रेटेजिक उसके साथ दोस्ती भी रही है। उसके बाद और क्या है, हमारे पास जो है मार्केट है, और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ को मार्केट दिख रहा है, और हम जो है चाइना के भी गलवान के बाद अगेंस्ट हो ही गए हैं। तो कुल मिला के फ्रांस भी इंडिया के साथ आना चाहता है, यूएसए भी चाहता है, रशिया भी चाहता है। लॉन्ग टर्म में सबको पता है कि चाइना के पास सबसे बड़ी ओपन मार्केट इंडिया के पास ही है, और चाइना एक लेवल पे जा चुका है। और चाइना की जीडीपी कितनी है, 16 ट्रिलियन, हमारी कितनी है, लगभग 3.1 3.2 ट्रिलियन। तो हम अभी बढ़ेंगे, अभी और बढ़ेंगे। अडानी साहब का आपने एक इंटरव्यू देखा होगा इकोनॉमिक्स में, उन्होंने बोला था कि 2050 तक इंडिया की जो जीडीपी है वो 28 से 30 ट्रिलियन जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि सारे के सारे देश इंडिया पे फोकस क्यों हो रखे हैं, और इंडिया ने अपने पत्ते नहीं खोले कि वो किसके साइड है, पूरा एकदम पतली सी रस्सी पे चल रहे हैं, इधर भी बैलेंस है इधर भी बैलेंस है, पूरा एकदम सिंपल सा जो है स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया कि इस समय जो है इंडिया यहाँ पे
सेंट्रल स्टेज पे है, बहुत ही बढ़िया तरीके से जयशंकर साहब खेल रहे हैं। और इस समय गोल पोस्ट भी हमारा है, डिफेंडर भी हमारा है, गोलची भी हमारा है और रेफरी भी हमारा है, सब कुछ अपने हाथ में है और इसको बहुत अच्छे से प्ले किया जा रहा है। और ये जो दशक है इसमें बहुत टूट फूट होगी। क्यों? क्योंकि यूएस की हेजोमनी धीरे धीरे जा रही है, चाइना अपनी हेजोमनी बढ़ाएगा, तो जाहिर सी बात है एक डाउन साइड में जा रहा है, एक अप साइड में जा रहा है, तो टूट फूट होगी। और चाइना की टूट फूट को रोकने के लिए कौन बैठा है? इंडिया। वहाँ पे यूएसए को जो जरूरत पड़ेगी किसकी पड़ेगी? इंडिया की पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पूरे जो नेवल बेसेस हैं वो किसके कंट्रोल में हैं? इंडिया के हैं। तो ये चीज़ बहुत लंबी खिंचती जाएगी, तो मैं इसको जो है अभी यहीं पे रोकता हूँ, क्योंकि बेसिक मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे क्या है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछेगा। थैंक यू।